हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मुफ्त में अपने स्कूल की कक्षाएं पढ़ाता है। इसके अलावा बहुत सारी कक्षाएं और भी चलती है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी। पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, उसमें कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको फ्री में कुछ कंटेंट कम दिया जाएगा और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि इससे और अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पर आओ। ऐसा नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जाएगा और उसके अलावा वो सबसे बेस्ट पढ़ाया जाएगा। आपकी किताब का एक एक सवाल आपको हल कराया जाएगा। गणित में अगर आप पढ़ रहे हैं तो, चाहे इसके अलावा कोई भी पढ़ रहे हो, कोई भी विषय पढ़ रहे हो, आपकी किताब का चाहे वो उदाहरण है, चाहे वो कोई भी दूसरा सवाल है, प्रश्नावली का आपको हल कराया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे संबंध और फलन नाम के अध्याय में फलन के बारे में। हम लोगों ने पिछले अध्याय में फलन के बारे में देखा था। हमने मुख्यतः 3 तरह के फलन देखे थे, मतलब देखे तो और भी थे, लेकिन एक तो था अपना रैखिक फलन, दूसरा था द्विघात या बहुपद फलन कह लीजिए, उसमें जिसके अंदर बहुपद फलन के अंदर ही हमने रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती फलन देखा था। उसके बाद हमने देखा था परिमेय फलन। इसके बाद हम लोग आज बढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा परेशान करने वाले फलन पर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फलन है जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, ये आपको वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। इन पर सवाल जो बनेंगे वो आपको परेशान करेंगे। जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, यकीनन अगर आपने वो बड़े ध्यान से पढ़ लिया तो इसके आने वाली जो प्रश्नावली है, जो आपको पूरे साल परेशान करने वाली है, साथ ही साथ अगले साल भी परेशान करने वाली है, वो आप बहुत अच्छे से कर देंगे। ये मैं गारंटी से बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जिन फलनों के बारे में आज बात करने वाले हैं उनमें मापांक फलन है, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है, उसके अलावा भिन्नात्मक भाग फलन है और चिन्ह फलन है। तो ये जो 4 बड़े बड़े फलन है, ये वास्तव में कक्षा 12वीं में भी परेशान करते हैं। 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फटाफट कमेंट करके बता दो कि क्या आप लोग तैयार हैं मापांक फलन पढ़ने के लिए, जो कि शायद पहला फलन है। यस, डेफिनेटली। मतलब इसके पहले के 4 फलन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, एक अजीब सा फलन है ये। मैं आपको एक बड़ी सी मशीन के बारे में बताता हूं। मतलब अपन इसको एक मशीन के माध्यम से समझते हैं। एक मशीन ऐसी है जिसने कहा आप कुछ भी दो मुझे, कोई भी संख्या दे दो, मैं उसका धनात्मक भाग आपको दूंगा। क्या दूंगा? धनात्मक। यहां पर शून्य में धनात्मक शून्य होता है। तो जैसे इस मशीन के अंदर आपने रखा 5, तो 5 का धनात्मक जवाब 5 है ना। ठीक है, ये बड़ी बढ़िया सी मशीन है। मतलब ठीक है, इस मशीन के बारे में यही कहा जाता है कि इस मशीन का काम कुछ नहीं है, धनात्मक संख्या देती है बस। ठीक है ना। धनात्मक आया, जैसे इस मशीन का काम क्या है कि जो भी ऋणात्मक संख्या है उसको भी धनात्मक कर दो। तो धनात्मक संख्या को धनात्मक करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो पहले से धनात्मक है, तो इस मशीन को कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है। अच्छा, मैंने अगर 10 नाम की संख्या दी तो भी इस मशीन को कुछ नहीं करना पड़ा, इसने 10 मुझे जवाब में दे दिया। मान लीजिए मैंने यहां पर -3 दिया होता इसे इनपुट में, तो ये मुझे दे देता 3। अब ये इसने किया कैसे? इसने क्या किया, जो -3 इसको हमने दिया उसके आगे एक और माइनस लगा दिया। और आपको पता ही है कि माइनस के आगे अगर माइनस चिन्ह लगा दिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है या धनात्मक हो जाता है। तो इस मशीन ने क्या किया, जो धनात्मक संख्या थी उनको तो ऐसा कैसा बाईपास कर दिया कि धनात्मक संख्या को छेड़ना ही नहीं है। ठीक, संख्याओं को छेड़ने की बात कर रहा हूं। और ऋणात्मक संख्या को आगे ऋणात्मक संख्या के एक और माइनस रख दिया। यही काम है इस फलन का और यही है मापांक फलन का कॉन्सेप्ट। तो मापांक फलन का कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी संख्याएं मिलेगी, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, ये उन्हें धनात्मक रूप में बदल देगा। उनका जो मान है बस साइन बदल जाएगा, बाकी -3 की जगह 3 हो जाएगा, 5 की जगह 5 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए उदाहरण के, मतलब इसको निरूपित करने का तरीका ऐसा है। मापांक फलन का निरूपण पहले देख लेते हैं। मापांक फलन, अंग्रेजी में इसे मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। ओके, ये तो अच्छी बात है। अब इसे अपन निरूपित करते हैं मापांक x से। मतलब x के आगे 2 डंडे खींच दो।
किससे निरूपित करते हैं? x के आगे 2 डंडे लगा दिए, जितने बड़े मैंने लगाए इतने बड़े लगाने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे 2 डंडे लगा दिए चलेगा, ऐसे कुछ। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब मापांक फलन। इसका मतलब क्या है? मापांक फलन। ठीक है, इसको ना 2 तरीके से देखा जाता है। मतलब ये इस मशीन ने भी 2 तरीके से देखा। उसने ये देखा कि संख्या जो इसको मिली है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। इसने देखा कि धनात्मक है, तो इसने कहा उस संख्या को छेड़ना ही नहीं है। तो अगर ये x अगर धनात्मक है या शून्य भी है तो जैसा है वैसा लिख देगा ये, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अपन साथ में ना एक उदाहरण करते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए मापांक 10, तो हमें पता है कि ये तो धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक को क्या लिख दिया, ऐसा कैसा, धनात्मक। कुछ चिंता करने की जरूरत थी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर इसको कोई ऋणात्मक संख्या मिलती है तो ये उस ऋणात्मक संख्या के आगे एक और ऋणात्मक चिन्ह लगा देगा। जैसे मान लीजिए यहां पर इसको मिलता है -16, तो -16 के आगे एक और माइनस लगा देगा, तो -16 के आगे एक और माइनस लगाने से क्या मिलना चाहिए, 16। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके हैं हमें करना क्या है। ठीक है, अगर यहां कहीं 0 होता तो 0 का मापांक, चूंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये 0 है। तो ये कहानी है मापांक फलन की। इस पे अपन छोटे छोटे बहुत से उदाहरण देख लेते हैं, और इसका आरेख भी देखना है अभी, तो इसका प्रांत भी देखना है, इसका परिसर भी देखना है। फटाफट जल्दी में, एकदम बहुत तेजी में कमेंट करके बताओ कि क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई, है ना। बाकी तो सब होता रहेगा, है ना। चलिए ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द मेन फंडा। सो द फंडा इज कि अगर कोई फलन इस तरह से परिभाषित किया जाता है, पहली बात सवाल में लिखा रहेगा जहां इन 2 डंडों का मतलब है मापांक फलन, है ना। जब भी सवाल में इस फलन का प्रयोग होता है, सवाल में कोष्टक में लिखा होता है जहां इसका मतलब है मापांक फलन। ठीक है, यहां पर प्रांत के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो प्रांत सर, प्रांत का मतलब आप x के क्या क्या मान रख सकते हैं। आप x के दुनिया के सारे मान रख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप x में दुनिया के सारे मान रख सकते हैं, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर मैं परिसर निकालने की बात करता हूं तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात क्यों है, समझने की कोशिश करना। परिसर में देखिए आपने जो भी x रखा, आप x या तो धनात्मक रख सकते हैं, ऋणात्मक रख सकते हैं। अगर आपने धनात्मक x रखा तो ये जवाब क्या देगा, धनात्मक। अगर आपने ऋणात्मक x रखा तो जवाब क्या देगा, धनात्मक। मतलब चाहे ऋणात्मक संख्या रखो चाहे धनात्मक संख्या रखो, इससे निकलने वाला जो जवाब है वो सदैव धनात्मक है। इसीलिए इसका जो परिसर है वो 0 से लेकर अनंत हो सकता है। सदैव धनात्मक में 0 भी जोड़ लेना, मतलब अऋणात्मक इसका परिसर होता है। बात ठीक है क्या। परिसर का मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर ये बहुत सी चीजें हमें देखनी होती है। ये fx है, आप जो भी x का मान रख सकते हो वो प्रांत है। तो सर हम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप गन्ने की जूस की मशीन पे गए, ठीक है, आपने बोला भैया ये क्या है, उनने बोला गन्ने के जूस की मशीन। आपने कहा ये कैसे काम करते हैं, उनने कहा देखो ऐसे गन्ना डालते हैं, घुमाते हैं, जूस निकल जाता है। फिर आपने कहा अच्छा, तो क्या मैं इसमें लौकी का जूस निकाल सकता हूँ। उनने कहा कोशिश की जा सकती है, डाल धूल के थोड़ा बहुत हो भी गया मान लो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं मतलब एप्पल का जूस निकाल सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, उसको पकड़ेगा कौन वहां जाके। फिर आपको और क्यूरियोसिटी आई कि सर क्या मैं ग्रेप मतलब जो अंगूर होते हैं उनका जूस निकाल सकता हूँ। तो बोलेगा भाई वहां अंगूर डालूंगा कैसे मैं, है ना। सो इन दिस केस उस मशीन में आप जो डाल सकते हैं, जिसका जूस निकाल सकते हैं, वो उसका प्रांत है। मिक्सचर में आप कुछ चीज़ों का जूस निकाल सकते हैं, कुछ का नहीं निकाल सकते। इसीलिए प्रांत जो है, मतलब मिक्सर में बाकी फलों का निकल जाएगा, गन्ने का निकालने में बड़ी दिक्कत है। तो प्रांत बेसिकली x के वो मान है जहां पर फलन परिभाषित होता है
है ना। अपन अब थोड़े से गणित की भाषा की तरफ मूव करेंगे। और उन x को रखने पर फलन का जो मान मिलता है वो परिसर कहलाता है। डिंग डिंग डिंग। तो आप x का मान यहां कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जो मान मिलेगा वो हमेशा 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं मिलेगी। तो ये तो हुआ इस फलन का आरेख, मतलब इस फलन की परिभाषा। आरेख के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आरेख रटने वाला भी है, समझने वाला भी है, दोनों है। आरेख किसका? सर fx बराबर मापांक x, fx बराबर मापांक x कहो या y बराबर मापांक x कहो, दोनों बात सेम है। आरेख बनाए तो ऐसे आरेख बनाया जाएगा। एक रेखा आएगी इधर से, वापस निकल जाएगी ऐसे। ये x ऋणात्मक है, बिल्कुल है। ये x धनात्मक है, बिल्कुल है। ये y धनात्मक है, बिल्कुल है। ये y ऋणात्मक है, बिल्कुल है। यहां से ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा और ये रेखा भी इधर से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ये है मापांक फलन। क्या है सर जी? ये मापांक फलन है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मेरी बात क्लियर है तो बोलो, नहीं है तो बोलो। ये क्या है? मापांक फलन। ठीक है क्या? चलो ठीक है फिर तो। ओके, सो ये इसका आरेख है। आरेख इस तरह से बनता है। इसके आरेख में समस्या नहीं है। समस्या ऐसे बहुत से और भी आरेख जो इसके जैसे हो सकते हैं उन पर है। क्या आपने इसका आरेख देख लिया? बिल्कुल देख लिया। अब मैं आपको मापांक फलन के कुछ और एस्पेक्ट के बारे में बताता हूं। क्या हो अगर, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया fx बराबर मापांक x माइनस ए, जहां a जो है एक वास्तविक संख्या है, कुछ भी हो सकती है। a का मान 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको छोटे छोटे यहां पर ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए fx बराबर मापांक x माइनस 3। दूसरा एक और ले लेते हैं gx बराबर मापांक x प्लस 4 बोल दिया मैंने इसको, है ना। अभी 1 बाय 1 दोनों की बातें करते हैं। तो इसको खोलने का तात्पर्य है सीधा सीधा ऐसा। आप कुछ मत देखो, आप तो ये देखो कि ये जो मापांक x माइनस 1 है ये कहां पर शून्य होता है। ये शून्य कहां होगा? आप क्या x का मान रखेंगे कि ये शून्य हो जाए? तो सर x का मान अगर a रखूंगा तो a माइनस a शून्य। जैसे यहां x का मान 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 शून्य। तो हमने दो चीजें की कि x क्या है अगर a से बड़ा है तो, और अगर x a से छोटा है तो। ऐसे हमने दो चीजों में इस फलन को तोड़ दिया। x a से बड़ा है और x a से छोटा है। अगर x a से बड़ा है तो इसे आप x माइनस a सीधी सीधी तरह से लिख दो। अगर x a से छोटा है तो इसके आगे एक और माइनस लगा दो बस। जैसे अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं ऐसे, तो x या तो 3 से बड़ा हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है। अगर x 3 से बड़ा है तो आप सीधा सीधा इसे x माइनस 3 लिख दीजिए। ठीक, अगर x 3 से छोटा है तो आप सीधा सीधा इसे माइनस x माइनस 3 लिख दीजिए। इसके आगे एक और माइनस चिन्ह लगा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मापांक जो होता है ना, वो मूल रूप से मापांक के अंदर क्या चिन्ह बन रहा है उस पर काम करता है। जैसे मापांक फलन लिखा है ना उदाहरण के लिए, तो मापांक के अंदर ये x या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आपने 3 से बड़ी संख्या यहां रखी तो 3 से बड़ी संख्या 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। वो माइनस उसको 3 में से, उसमें से 3 घटाओगे तो धनात्मक संख्या मिलेगी। इसीलिए आपने जो धनात्मक मिला तो जैसा था वैसा लिख दिया। लेकिन अगर आपने 3 से छोटी संख्या लिखी, जैसे मान लीजिए आपने रखा 2, तो 2 माइनस 3 हुआ माइनस 1। इसके अंदर का चिन्ह ऋणात्मक आया, इसीलिए आपने ऋणात्मक यहां लगा दिया। तो मापांक को कब तोड़ा जाता है? उस बिंदु पर जहां पर मापांक फलन के अंदर चिन्ह बदलता है। चिन्ह ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। अब जैसे इस वाले बिंदु पर बात कर लीजिए। इस सवाल को आप देखने का ऐसे भी नजरिया लगा सकते हैं कि x में से आपने -4 को घटा दिया। x में से किसको घटा दिया? -4 को। तो यहां पर a का मान कितना? -4 है। तो ये जो फलन है
वो इस तरह से टूटेगा, x माइनस माइनस 4 हो जाएगा ये तो, कब? जब x माइनस 4 से बड़ा है। ठीक, मतलब ये x प्लस 4, या इसको ऐसे समझ लो कि अगर x माइनस 4 से बड़ा है तो जो लिखा था ना मापांक के अंदर वही लिख दो। x अगर माइनस 4 से छोटा है तो आप कुछ मत कीजिए, इसे माइनस एक्स प्लस 4 लिख दीजिए, मतलब इसके आगे कोष्टक लगा के ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है क्या? ओके, नाउ अब इसका अपन देखते हैं आरेख। इन दोनों केसेस में, तीनों केसेस में आरेख क्या हो सकता है, ये बहुत जरूरी चीज है यहां पर। तो आरेख क्या होगा ये देखो, x माइनस ए का आरेख, कुछ नहीं करना, बनाना तो वही है x अक्ष। अब पता नहीं y अक्ष कहां होगा, लेकिन x अक्ष तो बनाया, उस पे एक बिंदु पता किया, ये वाला a बिंदु कहां मिलेगा, तो a बिंदु अपन ने यहां लिया, ये a बिंदु है, वही आरेख यहां बना दिया। v वाला मापांक फलन का आरेख कैसा होता है, ऐसा v वाला, वो v यहां बना दिया। जैसे ये वाले फलन के बारे में बात करते हैं, a का मान 3 है, तो 3 से ये x बराबर 3 ले लिया, तो इधर 2 1 और 0 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसका आरेख हो चुका। माइनस 4 है, तो माइनस 4 कहां होगा, माइनस 4 यहां कहीं होगा, तो माइनस 4 से ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। डन है क्या? ऐसे बहुत से सवाल आपको मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल मैं आपको कराता हूं इस पर और ना, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो प्रश्न है कि इसका आरेख बनाना है आपको तीनों का। फटाफट फटाफट बन जाए तो बता देना कि सर बन गया। कमेंट में तो आप मुझे फोटो खींच के रख दोगे नहीं, माइनस यहां नहीं लगाते हैं, परेशानी हो जाएगी। तीसरा HX एक बनाते हैं जिसके अंदर x प्लस 1/, या x प्लस 1/2 लिख देता हूं। चलिए, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सरल है। पहले वाले में क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें जाना है x बराबर 5 पर। तो ये x बराबर 0 है x अक्ष पर, 1 2 3 4 5, तो 5 से एक ऐसी रेखा आएगी, दूसरी ऐसी चली जाएगी। ये हुआ मापांक x माइनस 5 का आरेख। दूसरा x प्लस 10, तो x प्लस 10 में क्या होगा, ये y अक्ष यहां होगा, ये x बराबर 0 होगा, तो 1 2 3 4 5 x प्लस 10 है, ये कहां 0 होगा, माइनस 10 पे। ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो कि x में से क्या घट रहा है, माइनस 10, तो माइनस 10 को यहां लिख दो, यहीं कहीं होगा, ऐसा आरेख निकल जाएगा। x प्लस 1/2, तो कुछ नहीं यार, x प्लस 1/2 मतलब कहां, देखो ये 0 है तो ये 1 होगा, और 1 और 1 के 0 के बीच में, 1 नहीं सॉरी माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1/2 हो जाएगा ना, x माइनस माइनस 1/2, और इस बिंदु पर कहीं होगा माइनस 1/2, माइनस 1/2 पे ऐसा आरेख बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, वो जो v ऐसा आरेख है ना, इसको आगे पीछे घुमाते रहना, ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है। अगर a बढ़ता घटता है तो हम आगे पीछे चलते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। डन है क्या? कूल है फिर तो। चलो भाई साहब, तो ये मापांक फलन की कहानी हुई जो कि समाप्त होती है। उम्मीद है मापांक फलन के जो प्रश्न है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, मतलब कर लोगे, ठीक है। चलो चिन्ह फलन के बारे में बात कर लेते हैं, छोटा सा एक और फलन है। तो चिन्ह फलन का एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस फलन को कुछ नहीं करना, इसका डब्बा तो बड़ा सिंपल है, ये भाई को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। चिन्ह फलन को अंग्रेजी में सिग्नम फंक्शन कहा जाता है, सिंगम नहीं सिग्नम। मतलब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो कमेंट करते हैं कि सर हमें इनके अंग्रेजी नाम भी बता दीजिए, ताकि अगर हम कहीं 12वीं के बाद मैथ्स लें तो हमें कॉलेज में तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। तो चिन्ह फलन का कार्यक्रम बड़ा सिंपल है, जो भी x इसे मिलेगा वो उस x को देखेगा, क्या बोलेगा कि क्या तुम धनात्मक हो, क्या तुम 0 के बराबर हो या ऋणात्मक हो। कोई भी x है, या तो वो धनात्मक हो सकता है, या 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है ना। तो जैसे ये 0, ये धनात्मक है, कोई भी x या तो धनात्मक हो सकता है, या 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अपन जानते हैं। तो या तो वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या 0 होगा। जो भी x होगा
अगर वो x धनात्मक होता है तो भाई साहब आपको जवाब देंगे 1। अगर वो x 0 होता है तो भाई साहब आपको जवाब देंगे 0। अगर वो x ऋणात्मक होता है तो भाई साहब आपको जवाब देंगे -1। कुछ नहीं करना इनको। तो ऐसा मतलब बहुत से जगहों पर प्रयोग में आता है इंजीनियरिंग में, जहां पर सिर्फ 0 और 1 के अलावा हमें बातें करनी होती है, मतलब इन दोनों में बातें करनी होती है, यस और नो। तो यस मतलब 1, नो मतलब 0, -1, जो डिफाइन आप करना चाहो। तो इस कहानी का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे इसी डब्बे के अंदर, इसको और थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रखा x का मान यहां पर 3, तो आपको जवाब क्या मिलेगा 1। अगर आपने x का मान -3 रखा तो आपका आंसर होता है -1। अगर x का जवाब -13 हुआ तो भी जवाब -1। अगर x का मान -131 तो भी जवाब -1। यही है मापांक फलन। अब इसको अपन निरूपण के बारे में देखते हैं कि निरूपित कैसे करते हैं, है ना जी। तो लेट्स टॉक अबाउट निरूपण। निरूपण मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, fx बराबर सिग्नम x। वही मापांक x में 2 डंडे लगा देते, यहां SGN लगा के x कर देते हैं। इसका मतलब है x का सिग्नम। अगर x एक धनात्मक संख्या है तो ये 1 देगा, अगर x एक ऋणात्मक संख्या है तो ये -1 देगा। यहां आपको और भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जैसे सिग्नम 1, ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है। सिग्नम 1000, ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है, ठीक है। सिग्नम √3 धनात्मक है इसलिए 1। सिग्नम -40 ऋणात्मक है इसलिए -1। सीधा सीधा मान -1, कुछ नहीं करना। सिग्नम -पाई, फटाफट बोलो क्या जवाब आएगा। देखो पाई का मान 3.14 होता है, मतलब लगभग होता है ना, बराबर नहीं होता। 3.14 के आगे आपने एक और ऋणात्मक चिन्ह लगाया तो क्या हुआ, माइनस। तो माइनस चिन्ह है इसलिए -1। कुछ भी लिखो, अच्छा ठीक है। तो सर अगर आपने सिग्नम 0 लिखा तो जवाब 0। चलो प्रांत परिसर के बारे में बात करते हैं। तो सर आप यहां क्या क्या x के मान रख सकते हैं। मैंने कहा यहां आप कोई भी x रख सकते हैं। प्रांत में समस्त वास्तविक संख्याएं आ जाएगी। अच्छा, समस्त वास्तविक संख्याओं को निरूपण करने का एक तरीका यह भी है, -अनंत से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं, है ना, -अनंत से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं। दूसरा आता है परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है, x के जो जो मान आपने रखे हैं उनको रखने के बाद आपको फलन क्या क्या मान दे सकता है। तो ये फलन जो है ना बड़ा बदमाश है। बदमाश ऐसे है कि ये सिर्फ 3 मान दे सकता है, 0, 1 और -1। 0, 1 और -1 के अलावा ये कुछ भी मान नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि 0 और 1 के बीच में ये 1.2 दे देगा या 0.5 दे देगा, ऐसा कोई भी मान नहीं देता। चूंकि ऐसा ये कोई भी मान नहीं देता, इसलिए मुझे सिर्फ 3 बिंदुओं को प्रदर्शित करना है परिसर में। और अगर सिर्फ 3 बिंदुओं को प्रदर्शित करना है तो मैं इस तरह का एक समुच्चय बना सकता हूं कि ये जो 3 जवाब है ना, ये 3 जवाब है, यही आपके परिसर होंगे। आपको जो x का मान रखना है रखो, 1, -1 और 0 के अलावा कुछ भी परिसर नहीं होगा। क्लियर है क्या, 1, -1 और 0 के अलावा परिसर कुछ भी नहीं होगा। डन है। चलिए, तो ये था सिग्नम फंक्शन। अच्छा, इसका आरेख भी बना लेते हैं एक बार, है ना। चलो ठीक है, फिर मैं आपको एक बढ़िया सा सवाल दूंगा, वो आपको करना है। जब 2 फलनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा। तो सर ये था fx बराबर सिग्नम फंक्शन। इसका आरेख बड़ा सिंपल है। अगर x 0 है तो इसका मान 0 है। तो अपन ने 0 पर काली काली बिंदी लगा दी कि 0 पर ये कितना मान देगा, 0। अगर x कोई धनात्मक संख्या है या x कोई एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो जाएगी। अगर x एक, मान लीजिए ये बिंदु 1 है और ये जो बिंदु है वो -1 है। अगर x एक धनात्मक संख्या है तो इसका मान सदैव 1 रहेगा।
और अगर इसका मान सदैव 1 रहेगा तो ये ऐसे जाएगा। अगर x एक ऋणात्मक संख्या है तो इसका मान -1 रहेगा, और -1 का मतलब ये वाली रेखा है। ये चिन्ह फलन का आरेख है, बड़ा सिंपल। 1 -1 0 और 1, 1 और -1 पर आपको गोला जो है वो खुला रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि 1 और -1 इस फलन के, या 1 और -1 पर, या ये जो मान है ये शून्य पर कोई मान नहीं है। शून्य पर मान कितना है? शून्य है। इसीलिए इन दोनों पर गोला खुला रखा। उसके बाद हमेशा मान 1 रहेगा, इसके पहले मान हमेशा -1 रहेगा। तो ये चिन्ह फलन का आरेख है भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा सवाल मैं आपको से पूछता हूं, आप बताइए कि इस फलन का मान कितना है? सिग्नम मापांक x, है ना। मैं यहां पर आपको इसमें एक जवाब दे देता हूं, मतलब इसमें आपको परिसर बताना है कि इसका परिसर क्या क्या हो सकता है। छोटा सा सवाल मेरी तरफ से ना। चलिए फटाफट दूसरा सवाल एक और यहां पर है कि सिग्नम, या सिग्नम लिख दिया x का, उसके आगे मापांक लगा दिया, इसका परिसर क्या होगा? मैं आपसे ये दो चीजें पूछ रहा हूं, अगर जवाब दे सकते हो तो दे सकते हो, फटाफट जवाब दो, क्या जवाब होगा। देखो, 1 बाय 1 दोनों सवालों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों सवाल मैंने आपको दिए हैं इनका जवाब क्या होगा और किस तरह से हम बात करेंगे। पहला सवाल है कि सिग्नम मापांक x का परिसर क्या होगा, है ना। तो देखो, मापांक x, इसका मतलब पता है इस फलन का मतलब क्या है? इस फलन का मतलब पहले हमने x लिया, उसको डाला मापांक वाली मशीन में, है ना, और जो मापांक वाली मशीन से चीज निकली उसको डाला सिग्नम वाली मशीन में। ऐसा कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप x कुछ भी रख सकते हैं, मतलब x आप एक धनात्मक संख्या रख सकते हैं, आप एक ऋणात्मक संख्या रख सकते हैं, या आप शून्य भी रख सकते हैं x का मान। तो जब आपने धनात्मक संख्या रखी तो मापांक x की मदद से आपको एक धनात्मक संख्या मिली। जब आपने ऋणात्मक संख्या रखी तो भी मापांक की मदद से वो संख्या धनात्मक में बदल गई, है ना। और उसके बाद अगर आपने शून्य रखा तो आपको यहां पर शून्य मिलेगा। मापांक शून्य को चेंज नहीं कर सकता, शून्य का मतलब शून्य है, ना वो धनात्मक ना वो ऋणात्मक। तो x चाहे आप कुछ भी रखें, चाहे धनात्मक रखें चाहे ऋणात्मक रखें, आपको जो मान मिला है x का वो या तो धनात्मक है या शून्य है। अब जब आपने सिग्नम वाली मशीन को धनात्मक संख्या दी, चाहे आप ये वाली संख्या दीजिए चाहे आप ये वाली संख्या दीजिए, ये हमेशा एक जवाब में देगा, क्योंकि सिग्नम को आदत है उसके अंदर जैसे ही ऋणात्मक संख्या है जैसे ही उसके अंदर धनात्मक संख्याएं मिलेगी वो एक जवाब देगा। अगर 0 इसको दिया तो ये 0 दे सकता है, मतलब -1 नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि -1 को देने के लिए सिग्नम को ऋणात्मक संख्या देनी पड़ेगी और मापांक x ऋणात्मक संख्या नहीं दे सकता। तो यहां से इसका जो परिसर है वो 0 और 1 आ जाएगा बस। क्यों? क्योंकि या तो 0 जवाब में आ सकता है या 1 आ सकता है। दूसरे सवाल में थोड़ी सी प्रोसेस बदल दी है। प्रोसेस कैसे बदल दी है? प्रोसेस में यह बदला कि पहले तो एक x था, उस x को पहले सिग्नम वाली मशीन में डाला। देखो, पहले किस में डाला? सिग्नम वाली मशीन में। उसके बाद जो यहां से मिला उसको मापांक वाली मशीन में डाला। ठीक है ना? ओके। तो देखो, जो भी आपको x है, जो आपकी मर्जी, चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, जो भी आप रखोगे, सिग्नम हमेशा 1, 0 या -1 मान देगा। मतलब x चाहे जो रखो, सिग्नम का मतलब क्या है? वो 3 ही मान दे सकता है, 1, 0 या -1। इस 1 को मापांक में रखा तो मापांक ने तो इसको ऐसा कैसा बाईपास कर दिया कि मुझे धनात्मक संख्याओं को तो बदलना ही नहीं है। 0 को रखा तो इसने भी ऐसा कैसा बाईपास कर दिया। ऋणात्मक संख्या को रखा तो इसने थोड़ा प्रोसेस करके उसको कर दिया धनात्मक। मतलब इस केस में भी चाहे आप x का मान कुछ भी रखें, या तो आपको 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, और यही परिसर है। तो जो सवाल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन समझने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए सवाल पर आपको ध्यान भी देना है। चलिए आगे बढ़े।
चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये सवाल थोड़ा सा अलग लेवल का था, काम जरूर देगा, ऐसा नहीं है। चलिए बात करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन की। ये भाई साहब का अलग तरीका है, ये परेशान भी करेगा। इसके कहने का मतलब है कि जो भी x मुझे मिलेगा, है ना, मैं उससे छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उन सभी को पकड़ूंगा और उन सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा जो पूर्णांक है वो जवाब में दे दूंगा। समझने की कोशिश करना, 1 बाय 1 सब कुछ समझ जाओगे। इसे अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसे GIF कहा जाता है। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका काम ऐसा है कि जो भी इसको x दिया है ना, जो भी उसको x दिया, जैसे मान लीजिए आपने यहां से कोई एक x नाम की संख्या दी, इसमें उससे छोटे जितने भी पूर्णांक है x से छोटे या बराबर पूर्णांक जितने हैं उन सभी को दिमाग में रख दो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने x का मान दिया 4, ठीक है, तो 4 से छोटे या 4 के बराबर कितने पूर्णांक हैं? तो सर 4 के बराबर तो 4 और 4 से छोटे 3, 2, 1 ऐसे लेकर तो 0 भी आ जाएगा और हम -1 भी आ जाएगा। इससे छोटे तो अनंत पूर्णांक हैं। इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? तो इन सभी में सबसे बड़ा 4 है ना, तो 4 आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। ऐसा कुछ। वाओ, इतना सिंपल, बिल्कुल। देखो और देखते हैं अपन, फिर तो बड़ा मजा आएगा, है ना। तो एक और दूसरा सवाल देखते हैं, मतलब यहां थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं, जवाब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो देखो 4.5, आपने 4.5 नाम की एक संख्या रखी इस डिब्बे के अंदर, इस मशीन में, तो 4.5 के बराबर तो कोई पूर्णांक है ही नहीं। 4.5 से छोटे कितने पूर्णांक हैं? तो 4.5 से छोटा 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3। इसका मतलब 4 फिर से हमारा जवाब सबसे बड़ा, इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? 4 है। अच्छा ठीक है, तो क्या मैं 4.5 के बारे में अगर बात करूं तो क्या जवाब मेरा सेम रहेगा अगर मैं 4.6 रखता हूं तो? हाँ जी सर। अच्छा, अगर मैं 4.62 रखता हूं तो वो भी सेम रहेगा। अगर मैं 4.8 रखता हूं तो, अगर 4.9 रखता हूं तो सेम जवाब रहेगा। अगर 4.98 रखता हूं तो 4.98 से छोटा भी पूर्णांक 4 है। हाँ जी। अच्छा, मैं अगर 4.999 रखता हूं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसको तो 5 लिखो ना सीधा सीधा। नहीं नहीं, इसको 5 बनने में बहुत डिफरेंस है ना। उसके बाद अगर मैं 5 लिख देता हूं तो दिक्कत आ जाएगी। 4.99 तक इसका जवाब हमेशा 4 आएगा। 4.99 से छोटा पूर्णांक 4, 3, 2, 1, -1, 0 सब आएगा। उन सभी में सबसे बड़ा 4 है। जैसे मैं 5 लिखूंगा तो यहां पर 4 के अलावा 5 भी आ जाएगा। जैसे इसी मशीन में आपने 5 रखने की कोशिश की, तो जैसे ही आपने 5 रखा, आपको पता चला कि इससे छोटे कितने पूर्णांक हैं या इसके बराबर, तो इसके बराबर तो 5 खुद है और इससे छोटे 4, 3, 2, 1 है। इनमें सबसे बड़ा 5 है, तो बदला कहां? 5 पर बदला। ठीक है क्या? तो महत्तम पूर्णांक का मतलब यही है कि अगर किसी भी x को या किसी भी महत्तम पूर्णांक को आपने रखा तो उसके बराबर या उससे छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उन सभी में सबसे बड़ा पूर्णांक महत्तम पूर्णांक का जवाब होता है। डन है क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है, ओके बॉस। सो जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा महत्तम पूर्णांक fx, तो इसे निरूपण इस तरह से किया जाता है। एक कोष्टक के अंदर सिर्फ एक संख्या लिखी जाती है, इसे कहा जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है क्या? और महत्तम पूर्णांक फलन निकालने का बढ़िया कुछ कुछ तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, पहले इसका प्रांत देख लेते हैं। तो प्रांत में आप कोई भी x रख सकते हैं।
दुनिया की जितनी वास्तविक संख्याएं आप रख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर आप x में कुछ भी रखें, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परिसर जो है वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो परिसर समझने के लिए इसकी परिभाषा पर हम फिर से जाते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि जो भी x आप रखोगे उस x से छोटे या उस x के बराबर जितने भी पूर्णांक हैं उन सभी में सबसे बड़ा जवाब हमारा होगा। मतलब जो जवाब आएगा वो एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब महत्तम पूर्णांक फलन से आपको जो जवाब मिलना है वो हमेशा एक पूर्णांक मिलना है। तो आप यहां पर परिसर में एक पूर्णांक लिखेंगे, ना कि वास्तविक संख्याएं लिखेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन से जो भी जवाब आता है वो हमेशा एक पूर्णांक होता है। वो कभी भी प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। परिमेय संख्याएं मतलब सदैव परिमेय संख्या नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि सारी परिमेय संख्या जवाब में नहीं आ सकती है। 5 आया है तो वो एक परिमेय संख्या है, 5.1 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो महत्तम पूर्णांक फलन से आपको 5 जवाब के रूप में जरूर मिल जाएगा, लेकिन -5 कभी या यूं समझ लीजिए कि 5.1 कभी महत्तम पूर्णांक के रूप में नहीं मिलेगा। इतना बात क्लियर है। अब महत्तम पूर्णांक को पता कैसे करें, इस पर बात करते हैं। तो ज्ञात कैसे करना है कि किसी भी फलन का महत्तम पूर्णांक क्या है क्या नहीं है। तो इसको कैंसिल करते हैं, नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं 1 बाय 1। अगर महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में आप बातें कर रहे हो, ठीक है, आपने लिखा कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, और आपको पता चला कि ये जो x है, 1 बाय 1 सारे केस बता रहा हूं मैं, ठीक है। केस नंबर 1, x धनात्मक है, ठीक है, पर पूर्णांक नहीं है। धनात्मक संख्या है पर पूर्णांक नहीं है, जो भी हो, ठीक है। तो कुछ मत करो, x का दशमलव भाग हटा दो। ये अपने अपने बढ़िया से नोट्स हो जाएंगे, इनको लिखते जाना भाई लोगों, ये अपने नोट्स हैं। दशमलव भाग हटा दो, यही आपका जवाब है। फिनिश। बहुत सारे उदाहरण कर लें, बहुत सारे। जैसे आपसे बोला जाए महत्तम पूर्णांक 3.2, महत्तम पूर्णांक 4.9, महत्तम पूर्णांक 4.01, महत्तम पूर्णांक 1400.3, महत्तम पूर्णांक 3000 या 300.12। अगर आपको इन सभी का महत्तम पूर्णांक निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दशमलव हटा देना है। ऐसा कुछ। डन है? क्लियर है क्या? अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है तो ठीक, क्लियर है। चलिए उसके बाद और बातें करते हैं। बातें क्या होगी अगली वाली? एक छोटा सा सवाल फिर मेरी तरफ से, महत्तम पूर्णांक पाई कितना होगा? पाई का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? तो देखिए पाई का मान होता है 3.14 के लगभग, मतलब पाई जो होता है वो 3.14 के आसपास होता है, इसलिए इसका जवाब 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। डन है क्या? ओके। चलिए अब अगर यहीं पर x एक ऋणात्मक संख्या हो जाती है तो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल में, थोड़ा सा हल्का सा। केस नंबर 2 हो जाएगा, यहां चेंज हो जाएगा और यहां पर भी चेंज होगा। उसके अलावा इन सवालों में थोड़ा बदलाव करेंगे अपन, थोड़ा सा मामूली। तो इनका जवाब जो है वो भी थोड़ा बदलेगा। 1 बाय 1 थ्योरी बदल देते हैं पहले। केस नंबर 2, अगर x एक ऋणात्मक संख्या है पर पूर्णांक नहीं है तो x का दशमलव भाग हटा दो और उसमें -1 कर दो, यह आपका जवाब हो जाएगा।
क्या कर दो, x का दशमलव भाग हटा दो, उसमें -1 कर दो, ये जवाब हो जाएगा। अब जैसे यहां पर अपन बहुत से उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए अब जवाब में -3.2, -4.9, -1.01, -1400, -300, -पाई, है ना जी। तो जवाब कुछ नहीं होगा। आपने क्या किया, 3 माइनस था, ऋणात्मक संख्या पर क्या करना है, अगर पूर्णांक नहीं है तो दशमलव भाग हटा के माइनस कर देना है। तो दशमलव भाग हटाया तो -3 में एक और माइनस किया तो -4, -4.9, तो -4.9 का दशमलव हटाया -4, एक और माइनस किया तो ये मिलके हुआ -5, -1.01, नहीं ठीक है 4.01 भी कर सकते हैं। तो -1.1 में फिर से माइनस किया तो -2, -14.3 तो कुछ नहीं है, 1400.3, तो माइनस चिन्ह तो रहने दिया, दशमलव हटाया, एक और माइनस किया तो जवाब आया -1401। ऋणात्मक में एक और ऋणात्मक करोगे तो ऋणात्मक बढ़ जाएगा, -300, फिर एक और माइनस तो -301, यहां पर किया तो -3 -1, ये मिला के -4, इतना सा है बस। डन है, क्या बात क्लियर है। तो हम लोगों ने धनात्मक वो संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, और धनात्मक वो संख्या या ऋणात्मक वो संख्याएं जो पूर्णांक नहीं है, दोनों का महत्तम पूर्णांक निकालना सीखा। इतना ही किया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मतलब इसी में केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जवाब आने वाला है केस नंबर 3 में। तो अच्छा, केस नंबर 3 होगा क्या, कमेंट कर सकते हो क्या। केस नंबर 3, केस नंबर 3 का मतलब है x एक पूर्णांक है। अगर ऐसा है तो आपका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा x हो जाएगा, कुछ नहीं करना, मतलब जो जो डब्बे के अंदर लिखा है वही जवाब है। जैसे 5 का महत्तम पूर्णांक 5, 3 का महत्तम पूर्णांक 3, 0 का महत्तम पूर्णांक 0, -3 का महत्तम पूर्णांक -3, -10 का महत्तम पूर्णांक -10, -4 का महत्तम पूर्णांक -4, 3000 का महत्तम पूर्णांक 3000, इस तरह से। तो फिनिश है, डन है। तो भाई साहब, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके हैं कि महत्तम पूर्णांक में हमें किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से सवाल को समझना है, किस तरह से सवाल की इक्वेशंस बनानी है, किस तरह से इसकी फ्रेमिंग बनानी है। मतलब आपसे सवाल में बहुत सी ऐसी चीजें पूछी जाएगी। खैर, बात करते हैं इसके आरेख पर, वो ज्यादा जरूरी है। इसका आरेख कैसा होगा। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष की तरह। अच्छा, आपने अपने घर पर सीढ़ियां देखी है ना, सीढ़ियां देखी बहुत सारे लोगों ने। मैं यहां पर सीढ़ी का फोटो बनाने वाला हूं, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो इसका आरेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको x अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी को निरूपित करना पड़ेगा। 1 है, मान लीजिए, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और ये -4 होगा। उसी तरह से y अक्ष पर भी तो बिंदु होंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ज़्यादा नहीं बनाते, ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये तो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, और ये 1 2 और 3। शुरुआत करते हैं 0 से साथ, मतलब 0 से शुरुआत करनी है अपने को। तो सबसे पहले 0 के गोले को डार्क कर दो, ठीक। उसके बाद यहां से एक रेखा ऐसी निकालो और 1 के गोले को लाइट कर दो।
क्या करना है, 0 के गोले को डार्क करना है, 1 के गोले को लाइट करना है। फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, यहां से 1 से ऐसा, उसके बाद 2 तक भी ऐसे ही जाना है। अब क्या करना है, यहां पर 1 के गोले को डार्क कर देना है और 2 के गोले को रहने देना है। उम्मीद है आगे की कहानी आप समझ चुके हो। आगे क्या करना है सर, तो आगे 2 से ऊपर बढ़ना है यहां तक और 3 तक जाना है। हालांकि बढ़ेंगे तो 3 से भी आगे 4 तक जाएंगे, मतलब जहां तक आप जा सकते हो तो वहां तक की कहानी है। जब मैं 3 से आगे 2 से आगे बढ़ूंगा तो यहां पर 2 का गोला डार्क करना है, 3 का रहने दो। उसके बाद यहां पर 3 का गोला डार्क कर दो, ये वाला रहने दो, ठीक है क्या। उसके बाद यहां आगे मतलब ऋणात्मक संख्याओं में भी यही बात करनी है। क्या करना है, इसके नीचे आ जाओ थोड़ा सा, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप -1 का गोला डार्क कर दोगे, ये वाला गोला रहने दोगे। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप सीधा सीधा यहां से भी यही काम करोगे और जैसे ये होगा इसका जो गोला है उसे भी डार्क कर दोगे और इसे यहां तक रहने दोगे। ऐसे ही यहां पर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आरेख आपको हो सकता है खतरनाक दिखे, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसे जो आरेख है वो सपनों में डराते हैं ना, हाँ सपनों में मिलती है, मतलब ऐसा खतरनाक भी नहीं है ये, पर अच्छा है वैसे मेरे हिसाब से। इस फलन का आरेख बड़ा मस्त है। अब मैंने आपको सीढ़ी का बोला था, इस फलन को देखो सीढ़ी बन रही है बेसिकली, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है सर। चलिए तो आगे बढ़ते क्या करेंगे, बात तो बहुत सी करेंगे लेकिन इसका मतलब क्या है वो तो देखें। तो देखिए 1 बाय 1 आपको मैं बहुत सी चीजें बताता हूं, आपको यहां बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, अगर कोई भी x 0 और 1 के बीच में रहने वाला है, अब अपन यहां एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत कुछ चीज समझेंगे। कोई भी x अगर 0 और 1 के मध्य है, जैसे मान लीजिए 0.6, तो इसका महत्तम पूर्णांक आएगा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 0.6 एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक भिन्न है। धनात्मक भिन्न पर आप दशमलव का चिन्ह हटा दो, बचा सिर्फ 0। तो कोई भी संख्या अगर 0 और 1 के मध्य है तो उसका महत्तम पूर्णांक 0। 0 का महत्तम पूर्णांक 0, 1 का महत्तम पूर्णांक 1, 2 का महत्तम पूर्णांक 2, 3 का महत्तम पूर्णांक 3, -1 का महत्तम पूर्णांक -1, -2 का महत्तम पूर्णांक -2, -3 का महत्तम पूर्णांक -3। क्यों, क्योंकि ये सभी एक पूर्णांक थे और पूर्णांक का महत्तम पूर्णांक वही नंबर होता है। दूसरा, अगर कोई संख्या 1 और 2 के मध्य है, 1 और 2 के मध्य मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए 1.5, तो इसका महत्तम पूर्णांक 1। 1 और 2 के मध्य ये वाली संख्या, जवाब हमेशा 1। 2 और 3 के मध्य संख्या है तो महत्तम पूर्णांक 2। 3 और 4 के मध्य संख्या है तो महत्तम पूर्णांक 3। -1 और 0 के मध्य कोई संख्या तो जवाब -1। -2 और 1 के मध्य कोई संख्या तो जवाब -2। इतना सा है बस, और कुछ भी नहीं है। डन है। अब इसे ना बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे लिखा जाता है, मैं इसको सीधे सीधे अपने शब्दों में मतलब गणित के शब्दों में लिखता हूं कि यदि कोई x कोई n से n+1 तक है, n क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है ना, n क्या है, n जो है वो एक पूर्णांक है, तो महत्तम पूर्णांक x हमेशा n के बराबर रहेगा। देखो इसका मतलब जैसे आप कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे मान लीजिए -3 और 1 जोड़ा तो -2, तो अगर कोई x -3 और -2 के मध्य तो उसका जवाब हमेशा -3 होगा, इसीलिए उसका जवाब कितना होगा, -3 होगा। ये चीज समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहां से तो आप पूरी तरह से समझ चुके हो, ये कहानी भी समझ चुके हो। तो महत्तम पूर्णांक में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आरेख जो होता है वो बनता है, सवाल किस तरह से बनते हैं वो कहानी खैर बाद की है। चलिए सर, उम्मीद है आप लोगों ने इस आरेख को नोट कर लिया होगा। चलिए, तो इन फलनों को आपको डिस्कस करना था। तत्समक फलन, अचर फलन देखा, बहुपद फलन देखा,
परिमेय फलन देखा, मापांक फलन देखा, चिन्ह फलन भी देखा, महत्तम पूर्णांक फलन भी हम लोगों ने देखा। चलिए तो छोटे छोटे कुछ सवाल है, फटाफट फटाफट देख लेते हैं यार। y बराबर एफ एक्स का वर्ग द्वारा फलन की परिभाषा कीजिए। तो ये परिभाषित तो है, चिंता कोई बात नहीं है। इस फलन का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो जब x का मान -4 है तो x का वर्ग कितना, -4 का वर्ग। जब x का मान -3 है तो फलन का मान कितना, -3 का वर्ग, -2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, है ना। सिंपल है ये, कुछ नहीं है। 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। कुछ नहीं करना, x की जगह जो संख्या लिखी है वो लिख दो। उसके बाद इसका प्रांत तथा परिसर क्या है, तो x के वर्ग का जो प्रांत होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका प्रांत आपकी जो मर्जी है वो लिख दो। आपकी मतलब कोई भी वास्तविक संख्या लिख दो, जो मर्जी है वो लिख दो, मतलब सारी वास्तविक संख्याएं प्रांत है। लेकिन इसका जो परिसर है वो थोड़ा सा गोल मटोल है, 0 से लेकर अनंत तक। डन। इसका आरेख भी खींचिए। तो आरेख इसका ऐसा डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए मैंने वहां बता दिया था। सवाल में डिस्कस ही नहीं, जरूरत करने की कोई, ठीक है। तो सवाल में हमें ऐसे कुछ परेशान नहीं होना है। चलिए मैं अगले उदाहरण में आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये सवाल का जवाब आप मुझे देंगे फटाफट फटाफट। तो यार ये सवाल तो अपन कर चुके हैं, इसका आरेख खींचना है। x की घात 3 का, x की घात 3 का आरेख तो खींच देंगे अपन, खत्म। कोई सवाल में जब बात दम थोड़ी ना है। ऐसे करके ऐसे 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 खत्म। ये x की घात 3 का आरेख है भाई साहब। तो ये क्या है, ये x अक्ष है, ये क्या है, ये y अक्ष है। अच्छा, यहां पर अगर मैं छोटा सा एक चेंज कर देता हूं, सवाल तो हो चुका है ना, यहां पर ये सवाल समाप्त है। अब धीरे धीरे आपको थोड़ा एडवांस ले चलते हैं। मान लीजिए फलन जो है वो परिभाषित होता r प्लस से अनंत तक, या ऐसे कुछ। ये परिभाषा और ये परिभाषा में अंतर है थोड़ा सा, ये चीजें समझने की है ना अभी थोड़ी सी, बहुत जल्दी। यहां मतलब है इस आर का कि आप सारी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं, उसके हिसाब से ये आरेख परफेक्ट है। यहां मतलब है आप धनात्मक वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। कितनी? धनात्मक। तो जब मैं धनात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले इस आरेख को आप फिर से समझ लीजिए। x की घात 3 का शून्य पर मान तो होता है 0, है ना। उसके बाद जब संख्याएं धनात्मक होती है, मतलब जब x का मान धनात्मक होता है तो आरेख ऐसा होता है, जब x का मान ऋणात्मक होता है तो आरेख ऐसा होता है। हमें बोला कि धनात्मक संख्याएं आप x का मान रख सकते हो। ये जो चीजें लिखी होती है ना, ये होती है x का मान, मतलब ये वास्तव में आप प्रांत कह सकते हो। तो x का जो मान है आप धनात्मक संख्या रख सकते हो, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं रख सकते, तो ऋणात्मक वाला आरेख हटा दो। तो उतना जो ये वाला पार्ट है ना, यही बच जाएगा बस। थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ये उस तरह से होगा। और यहां पर मैं ये शून्य को भी हटा दूंगा, क्योंकि शून्य पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याओं पर बात हो रही है, शून्य पर नहीं हो रही है। इसलिए शून्य का जो गोला है वो खुला रख देंगे, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो ये देखो थोड़े से अंतर में, सिर्फ प्लस साइन में आरेख को आधा काट दिया है। डन है? तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, ये भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वास्तविक मान फलन, वास्तविक मान फलन मतलब जिस फलन का मान वास्तविक आए, परिसर वास्तविक संख्या हो। जहां पर देखो ये फलन थोड़ा सा खतरनाक है। हाँ, ठीक है 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 ओके। तो फलन दिया है, परिभाषा दी हुई है, सुनना, आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं सिवाय शून्य के, से लेकर सारी वास्तविक संख्याओं तक ये फलन परिभाषित है। मतलब देखो जब ये परिभाषा दी जाती है ना फलन के अंदर, संबंध में नहीं, ये परिभाषा जब हम फलन के अंदर देते हैं तो ये तो होता है प्रांत और ये होता है सहप्रांत। और मुझे एक बढ़िया सी बात पता है कि प्रांत और परिसर, प्रांत तो ठीक है, सहप्रांत के अंदर परिसर छुपा होता है। ठीक है,
इस परिभाषा का प्रयोग करके निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए, जो हमने पहले से पूर्ण करके रखी है, ताकि ये जो कैलकुलेशन है वो आपको अच्छा लगे। ऐसा इसलिए fx का जो मान है वो दिया गया है 1/x। तो जब x का मान -2 है तो 1/-2 मतलब 0.5। जब x का मान -1.5 है तो -1.5 का अपन एक यहाँ x की जगह लिख देंगे तो यह आ जाएगा -2/3, है ना। 2/3 मतलब -0.67। -1 रखा x की जगह तो -1, x की जगह -0.2 रखा तो माइनस या 1/-0.5 का मतलब है -2। भाग दे सकते हो दशमलव अद्धा के। उसके बाद ये सारे मान रखने पर हमें मिल ही रहा है। उसके बाद आपसे बोला कि इस फलन का प्रांत तथा परिसर क्या है। तो इस फलन का प्रांत और परिसर थोड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। प्रांत तो दिया है, प्रांत जो है वो दिया है। इस फलन का जो परिसर है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। परिसर दिया है fx का मतलब है fx बराबर 1/x। तो देखो कोई भी फलन शून्य कब हो सकता है सर? कोई भी फलन शून्य तब हो सकता है जब अंश वाला फलन शून्य हो, है ना। जैसे इस फलन का मान जो है अगर वो शून्य आना चाहिए, या x का मान आप शून्य नहीं रख सकते हो, लेकिन फलन का मान तो शून्य आ सकता है। तो वो कब आ सकता है? जब अंश में जो फलन है वो शून्य लिखा हो, लेकिन अंश में लिखा है 1। कभी शून्य हो सकता है क्या? नहीं। मतलब ये वाला जो फलन है उसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो परिसर है वो भी सारी वास्तविक संख्या होगा शून्य को छोड़ के। इसका जो परिसर है वो सारी वास्तविक संख्या होगा शून्य को छोड़ के, और हमें यही डिस्कस करना था। अगर कोई स्टूडेंट इसका आरेख समझने में इंटरेस्टेड हो तो कोई नहीं, बड़ा सिंपल होता है। ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, और यहां से 2 ऐसे आरेख आपको छोटे छोटे निकालने होंगे। एक तो ऐसा, दूसरा ऐसा। चलिए, तो ऐसा होता है, ऐसे कुछ ऐसे करके, ठीक। अगर चाहो तो डांस भी कर सकते हो ऐसे। चलो डन है, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। तो हम अब बात कर लेते हैं बीजगणित पर। बीजगणित पर मतलब देखो, जैसे हम 2 फलनों का योग कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक फलन है fx और दूसरा फलन है gx। तो जैसे मान लीजिए fx आपको बोला है x की घात 2 और gx आपको बोला है मापांक या महत्तम पूर्णांक x। आपको इन दोनों को जोड़ना है। आप खुशी खुशी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप fx प्लस gx अगर लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से fx प्लस gx कर सकते हैं। एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को घटाना, ठीक है। तो fx माइनस gx मतलब fx का वर्ग, और या fx में से gx को घटा दिया, है ना। एक अदिश से गुणा, अगर आप चाहते हो कि आप fx का 5 से गुणा कर दो, किसका गुणा? fx का। किससे? 5 से। तो आप कर सकते हैं 5 गुणा x की घात 2। fx तो यही था। 2 वास्तविक फलनों का गुणन, अगर आप चाहते हो कि fx को gx से गुणा किया जाए तो आप कर सकते हो। अब इन सब केसेस में, ठीक है, उसके बाद एक वास्तविक फलन का दूसरे से भाग, तो हमने एक fx को दूसरे से भाग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस तरह से। अभी ध्यान से सुनना, इस कंडीशन में जो फलन हर में लिखा है वो शून्य नहीं होना चाहिए। यह बात बहुत जरूरी है। जो फलन हर में लिखा है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अब ये शून्य कब कब नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन जो भी फलन हर में लिखा है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, ठीक है। इतनी बातें हम कर चुके हैं, इन पे सवाल भी हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए फटाफट। मान लीजिए कि fx बराबर ऐसा है, gx बराबर 2x प्लस 1 है, तो fx प्लस g, ये जो लिखा है ना f प्लस gx, इसका मतलब है fx प्लस gx, है ना। इसका मतलब क्या है? fx प्लस gx। तो fx का मतलब x का वर्ग, gx का मतलब 2x प्लस 1, ठीक है। f माइनस जी का मतलब क्या होगा? तो f माइनस जी का मतलब होगा fx में आप gx को घटा दीजिए।
अगर आपने fx में gx को घटा दिया तो फलन कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद fx में आपने gx का गुणा कर दिया तो यह हुआ fx गुणा gx। अभी तक कहीं कोई समस्या नहीं है। तो x के वर्ग में आपने 2x प्लस 1 का गुणा कर दिया तो यह हुआ 2x की घात 3 प्लस x का वर्ग। ये बच्चों वाला काम है। चौथा जो काम है जो लिखा है f बटा g साथ में x, तो इसका मतलब है x के वर्ग में आप 2x प्लस 1 का भाग दे दीजिए। लेकिन यहां पर आपको एक बात लिखनी पड़ेगी कि 2x प्लस 1 शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का मान कभी भी -1/2 नहीं होना चाहिए। वो कैसे निकाला? 1 को वहां भेजा, 2 को भाग दे दिया, 1 को उधर भेजा तो -1/2। तो x का मान कभी भी -1/2 नहीं होना चाहिए। अगर x का मान -1/2 हो जाता है तो हर शून्य हो जाएगा और वो संभव नहीं है। डन है। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। ओके यार, आखिरी सवाल हमारे सामने। मान लीजिए fx रूट x है, मतलब वर्गमूल x है, gx x है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। तो आपको ज्ञात करना है क्या क्या, 1 बाय 1 सारी चीजें। तो 1 बाय 1 पहली चीज तो f प्लस जी क्या है? तो f प्लस जी एक्स कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा वर्गमूल x में x को जोड़ दिया जाए। f माइनस जी क्या है? तो f माइनस जी में भी हमें कुछ नहीं करना होता, हम सीधा सीधा यहां पर f माइनस जी एक्स में रूट x में माइनस x कर देंगे। देखो कुछ नहीं है, 4 चीज कर सकते हैं। एक तो गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर देते हैं, जोड़ घटाव गुणा कर दिया तो x के अंदर वर्गमूल x किया, x का मतलब x की घात x, वर्गमूल x का मतलब x की घात 1/2, तो ये 3/2। उसके बाद अगर मैं f को g से भाग दे देता हूं तो ये मिलता है रूट x को आपने x से भाग दे दिया। अगर रूट x को x से भाग दे दोगे तो आपको ऐसा कुछ बच जाएगा, x कभी शून्य नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है बस। चलिए ये चीज अपन कर चुके हैं बहुत अच्छे से। फटाफट बात करते हैं आज की समाप्ति की। अगर आप कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के कोई स्टूडेंट को जानते हैं, आप तो 11वीं में है ही, तो अपने उस दोस्त को बोलिए या अपने जूनियर को, सीनियर को बोलिए कि आपकी जो हिंदी माध्यम की पढ़ाई है वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको मुफ्त पढ़ाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल पे आना है, अपने जो 2 नैन हैं वो मैग्नेट ब्रेन के सामने लगाने हैं और लेक्चर देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। कुछ नहीं, इससे हमें भी आप लोगों के बारे में पता चलेगा, आपको हमारे बारे में पता चलेगा, आपकी परेशानियों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आपकी दिक्कतें हैं उनको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो ताकि हम समझ पाएं कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। साथ ही साथ कोई समस्या हो, परेशानी हो तो उसे लिखते भी रहिए। आप सभी बच्चों का इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।